हेलो जी, मैं फिर से टपक पड़ी हूँ एक अनदर रिव्यू ऑफ अ बुक लेकर आज मैं आई हूँ। एंड आई नो आई एम सो टायर्ड बिकॉज रात के 12:30 बज चुके हैं और मैंने ऑनलाइन बुक्स मंगाई थी। मैंने आपको बोला था ना, मैंने प्रीवियस रिव्यू जो किया था उस रिव्यू में मैंने लास्ट में बोला था कि मैंने 2 बुक्स और मंगाई है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी बुक टॉक में और यूट्यूब के शॉर्ट्स में। तो मैंने सोचा कि ठीक है पढ़ लेते हैं। और मैंने ना एक ऐसी बुक पकड़ ली जो बहुत फैंटेसी बुक थी और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि कुछ अच्छा होगा। और उसकी कितनी बुक्स हैं आई डोंट नो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और टपक पड़ी है 8। तो ये मैंने पढ़ी है शटर मी सीरीज़ की पहली बुक पढ़ी है मैंने। और फिर मैं इतनी होप्स लेकर मैंने ये बुक पढ़ी थी कि इतना ज़्यादा इसका कंटेंट वायरल हो रहा है तो कुछ होगा इस बुक में। एंड अगेन आई डोंट नो, ये मेरा जॉनरा नहीं है, इसलिए मुझे ये बुक बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, या फिर क्या मैं एक ही हूँ ऐसी जिसको ये बुक पसंद नहीं आई। ऑनेस्टली ऐसा भी हो सकता है कि ये इतनी बड़ी सीरीज़ है बुक्स की, तो ये पहला पार्ट है, तो अगर ना भी पसंद आए दैट्स माय ओपिनियन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इस बुक को डिसलाइक करती हूँ तो आप लोग मुझ पे चढ़ पड़े कि इतनी अच्छी बुक तो डिसलाइक कैसे कर सकती है बहन। दैट्स माय चॉइस। मेरा जॉनरा थ्रिलर बुक्स और मिस्ट्री बुक्स का है, तो मे बी फैंटेसी काइंड ऑफ बुक ये थी। अगर मुझे पता होता कि फैंटेसी काइंड ऑफ बुक, मैंने सिर्फ इसके वायरल वीडियोस देखे थे, सब तारीफ़ कर रहे थे कि शटर मी पढ़ो। अब ये कल रिटर्न मैंने डाल दी है क्योंकि मैंने पूरी बुक पढ़ ली और मुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसीलिए मैं आज इसको रिव्यू करना चाहती हूँ। अगर कल को क्या होगा कि मैं इसके रिव्यू के बारे में सारी डिटेल्स देना आपको भूल जाऊँगी, क्योंकि मुझे भूलना है, दैट्स वाई। और मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है ना, इस बुक को लाइक करने वाले जो पर्सन है वो टीनेज से लेके 20 या 25 साल तक की उम्र के लोग हैं जो फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते। मैं भी करती हूँ एज अ बुक रीडर, एज अ बुक लवर। आई ऑल्सो फैंटेसाइज द थिंग बिकॉज हमारी इमेजिनरी दुनिया बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार, और नो वन कैन इवन इमेजिन दैट बुक लवर्स कैन इमेजिन, राइट? सो या वैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यार क्यों इतना इसको हाइप दिया है। ओके, तो अब इस बुक की स्टोरी लाइन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में, और अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं पसंद है, वैसे भी मेरी वीडियोस कोई नहीं देखता है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम से कहीं जाना था तो वो आउट ऑफ टाउन गए और मैं अकेली हूँ रूम में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना रिव्यू किया जाए। ओके, मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे रिव्यूज़ हिंदी के, एक ही हिंदी में रिव्यू है और वो भी मुझे पसंद नहीं आया। सो मुझे लगा कि मैं अपना कुछ रिव्यू ऑनलाइन डालूं। मुझे पता है कोई भी नहीं देखने वाला मेरे सिवा, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी ओके। सो कुछ बकवास ये सब आप स्किप कर सकते हो। सो आते हैं स्टोरी पे। शटर मी जो लिखी गई है बुक, इसकी ऑथर का नाम थोड़ा सा अजीब है। ताहिरा माफ़ी करके जो ऑथर है उसकी ये बुक है, और इसमें 7 या 8 बुक्स है शटर मी सीरीज़ की। और ये फैंटेसी बुक है गाइस। अगर आपको फैंटेसी नहीं पसंद है मेरी तरह तो प्लीज़ डू नॉट इवन ट्राई। तो इस बुक में क्या होता है, एक लड़की होती है जूलियट करके,
उसी की लाइफ के बारे में, और वो क्या है, वो क्यों है, ओके, उसके बारे में सब कुछ इस बुक में बताया गया है। वो एक असाइलम में बंद होती है 264 डेज़ के लिए, उसको पता नहीं होता, वो सिर्फ ऐसा इसमें ऐसा लिखा, स्टोरी एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग में डिपेंड करती है, लिख के मिटा दिया होता है, फिर एक ही पैटर्न, एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड बार बार 3 या 4 बार यूज़ करती है गर्ल। और इसमें पहले वार्निंग भी दी गई है कि इस बुक में जो गर्ल का जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से ही ये वर्ल्ड रिपुटेशन हो रहा है, नंबर्स हो रहे हैं, ये कोई मिस्टेक से नहीं हुआ है, बस इस लड़की की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए ऐसी टाइप की राइटिंग हुई है, कोई बात नहीं। तो वो लड़की ने 264 डेज़ उसे वो बंद थी उस असाइलम में, जहाँ पे सिर्फ 4 दीवारें होती है, कुछ भी नहीं होता। और हाँ, इसमें फ्यूचर की बात कर रहे हैं शायद इस स्टोरी में। क्या होता है ना कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एकदम डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, और सब लोग रीएस्टैब्लिशमेंट की बातें करते हैं, जहाँ पे कोई बर्ड आपको उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, नेचर एकदम ख़त्म होने की कगार पे होता है, ना खाना मिलता है, ना पीना मिलता है, ना बेसिक नीड्स को पूरे करने के लिए यू हैव टू सफ़र अ लॉट, यू हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी टू बाय बेसिक आइटम्स लाइक फूड्स एंड क्लोथ्स एंड कार्स एंड व्हीकल्स। तो उस लग्जरी को पाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, धीरे धीरे करके लोग मर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाने के बाद नहीं होता होगा। फ्यूचर का हाल यही होने वाला है बेसिकली, कि फ्यूचर में अगर हम ऐसे ही सर्वाइव करते रहे और हमारी मदर अर्थ का हमने ख्याल नहीं रखा, तो वो मे बी इस बुक में जो बताया गया वो सही भी हो जाता है। तो कुछ बंदे या कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो लोगों को पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक वर्ड को पूरा का पूरा ये अब तो ये नष्ट हो गया है, हम नया वर्ड बनाएंगे, ऐसा करके सबको लालच देते हैं, फिर सब लोगों को फंसा देते हैं, और फिर बहुत दंगा वॉर्स और सब कुछ होता है, और वो अपने पावर में ले लेते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, ना किसी का होम नहीं होता, सभी जगह बिल्डिंग्स, नेचर का कोई नाम निशान नहीं होता। और मौसम भी ऐसा होता है कि अगर सुबह बारिश हो रही है तो फिर बर्फ़ पड़ रही है, दोपहर को रात को गर्मी पड़ रही है, कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा। ओजोन लेयर में भी उसने कुछ ऐसा बोला था कि ओजोन लेयर नहीं रहा है अब, वो जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम नेचुरल ये सब कुछ है, चीज़ें चल रही है नेचुरली, राइट। तो वैसा कुछ नहीं है, ये सिनेरियो है, और उस सिनेरियो में वो लड़की बंद होती है असाइलम में, और उसको कोई किसी भी पर्सन के साथ कुछ उसका कोई लगाव ही नहीं होता, कोई उसके पास आता नहीं है, कोई उससे मिलता नहीं है, बात नहीं करता, बस वो एक 4 दीवारों के अंदर बंद ही रहती है पूरा दिन। खाना भी आता है तो खाना भी वो बोलती है कि वो खाना इतना अजीब होता है कि कुछ केमिकल या कुछ वगैरह होता होगा, लेकिन उसको सर्वाइव करने के लिए वो खाना पड़ता है, और वो किसी को टच नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये मानती है कि अगर वो किसी को टच करेगी तो वो इंसान मर जाएगा। उसको उसकी मम्मी पापा ने छोड़ दिया होता है, अबेंडन कर दिया होता है। वो उसके मम्मी पापा इसको कहते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है, ये एक डेविल है, कि ये अगर हमको छू लेगी तो हम मर जाएंगे। ऐसा ही होता है, क्योंकि इसके पास ऐसी कुछ स्पेशल पावर होती है कि अगर ये किसी भी जिंदा चीज़ को छू ले तो वो चीज़ मर जाती है। तो ऐसा होता है, तो वो उतनी अपने आप को हेट करती है कि क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मैं मर नहीं गई, क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी भी समझा ही नहीं। इतनी डिप्रेस्ड होती है वो, और वो बोलती है कि मैंने अपनी आवाज़ को सुने हुए भी कितना टाइम हो गया, क्योंकि मैं किसी के साथ यहाँ पे कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ। मैं नेचर को देखना वो बहुत ही पसंद करती है। वो बहुत ऐसी नहीं लड़की कि उसको किसी को मारना या हर्ट करना अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो उसको नेचर देखना, बर्ड्स को वो सिर्फ इमेजिन करती है कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते होंगे, या यहाँ पे कोई एनिमल या कुछ ऐसा रहा ही नहीं है दुनिया में ज़िंदा।
तो फिर वो उस असाइलम में एक छोटी सी खिड़की होती है, वहाँ से बाहर ही देखती रहती है पूरा दिन। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक उसके सेल में एक सेलमेट आ जाता है, लड़का होता है वो, उसका नाम होता है एडम। तो एडम वहाँ पे आ जाता है और ये लड़की एकदम शॉक हो जाती है उसको देखकर कि यहाँ पे इतने दिनों में कोई भी नहीं फरका है, कोई भी इंसान नहीं होता है, और अचानक से ये टपक पड़ा। ये मुझे मारने ही आया होगा पक्का, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, ऐसा ऐसा रिपीटेशन में वो बोलती रहती है। लेकिन इस लड़के को देख के उसके मन में ख्याल आता है कि मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। फिर वो उसके सारे के सारे फीचर्स को देखती है ठीक से, तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है उस लड़के की आंखें, वो ब्लू आंखें, डीप डार्क, जैसे कोई सीक्रेट या कुछ इतना अपने अंदर दबाए हुए कि जैसे किसी की आंखों में आप देखो ना तो खो जाओ, मतलब ऐसी वाली उसकी आंखें थी। और उसको याद आता है कि हाँ, मैंने इस आंखों को कहीं देखा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, आई रिमेंबर्ड, ऐसे रिपीटेशन में वो बोलती है। और उसके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो सब कुछ क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं करने को, तो क्या करेगी पूरा दिन, तो वो बुक में लिखती रहती है कुछ ना कुछ, और फिर मिटाती रहती है, लिखती रहती है, मिटाती रहती है, और फिर कुछ रखती है। ऐसा कुछ है, वो साइको हो रही थी। बिकॉज अगर आपको कोई बंद कर दे किसी रूम में, कुछ भी करना नहीं है आपको, पूरा दिन बंद करना है, ना कोई किसी से बातचीत या किसी को छूना भी मना है, और आपको नहाना हो तो 5 मिनट में फटाफट नहा के आ जाना है, अकेले ही रहना है, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? तो ये लड़की कर रही थी सर्वाइव। तो वो लड़का आता है, फिर एक दिन तो वो दोनों ऑकवर्डनेस में ही चला जाता है। लड़का भी नहीं समझ पाता कि ये लड़की पागल है या क्या है ये, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, ये लड़की पागल नहीं है। फिर वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। फिर ये इसको याद आता है लड़की को कि हाँ, ये मेरे स्कूल में था ये लड़का, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का था, उसका नाम भी एडम है और ये मेरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे याद आ गया। फिर वो लड़के से उन दोनों में एक अलग प्रकार की केमिस्ट्री हो जाती है। फिर 1-2 दिन में ही क्या होता है कि सेल खुलता है और उन दोनों को कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये जगह ऐसी होती है कि बिल्डिंग्स वगैरह, और वो पहली बार इतने दिनों में बाहर निकलती है और वो देखती है कि वाह, मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगी। तो उसको जैसे आप कोई 4 दीवारी के अंदर बंद हो, इतना सा आपको खिड़की जैसा कुछ हो, उसमें से आपको झांकना पड़ जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप इतने डेस्परेट होते हैं कि एक ताज़े हवा का झोंका आए, ये आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जो मुझे फ़ील कराए कि मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा कुछ। इतना बहुत ज़्यादा वो डेस्परेट हो गई थी। तो उसको अच्छा भी लगा कि फाइनली अगर मुझे मार डालेंगे ना तो भी ठीक है, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मुझे बाहर तो निकाला एटलीस्ट। फिर वो लड़का दोनों कोई और जगह पे जाते हैं और वहाँ वो देखती है कि इतने साल हो गए उसने कोई ऐसा प्लेस नहीं देखा इतने सालों में। पहले वो अपने मम्मी पापा के पास रहती थी, तब देखा था कि एक घर है, और अब वो भूल चुकी थी कि घर कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, खाना कैसा होता है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में से रहकर आई थी और दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो वहाँ पे जो लग्जरी, मैंने आपको बोला ना कि अगर लग्जरी को आपको पाना है तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ उसने देखा तो एकदम लग्जरियस एटमॉस्फेयर था। वो बिल्डिंग थी, वो एक लिफ्ट वाली, वहाँ पे कारपेट बिछा के रखा था, बहुत अच्छे शैंडलियर्स थे, बहुत लग्जरियस वो नज़र आ रही थी बिल्डिंग। फिर उसको एक जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका रूम होता है और उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा इस रूम में। और इस रूम में सारे के सारे जगह पे कैमरा लगे हुए हैं। तो वो लड़की सोचती कि क्या मुझे क्यों यहाँ पे, मुझे या तो आप लोग मार डालो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों फंसा के रखा है। उसको समझ में कुछ भी नहीं आता, हमको भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है इसमें। फिर कहानी आगे बढ़ती जाती है और एक वार्नर नाम का लड़का होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और वही इस बिल्डिंग का मालिक होता है, ऐसा हमें लगता है। फिर उसके बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, वो इस री-एस्टेब्लिशमेंट का लीडर होता है। फिर हमको पता चलता है कि उसी ने इस एडम को उसके सेल में भेजा था पता करने के लिए, इस लड़की के बारे में फिर नज़र रखने के लिए। तो फिर वो ये लड़की बहुत बिट्रेड फील करती है कि मैंने एडम को अच्छा समझा था, तो एडम तो
इसी का बंदा निकला। और ये लड़का मुझे पसंद नहीं है जो वार्नर करके है, क्योंकि वो उसको बोल रहा था कि तुम्हारा हम यूज़ करेंगे, तुम्हारी पावर कोई सामान्य पावर नहीं है, जैसे कि तुम किसी को टच करती हो तो कोई मर जाता है। तो ये लड़की किसी को मारना नहीं चाहती थी, तो उसको सिर्फ बाहर ही निकलना था वहाँ से। फिर वो जो वार्नर होता है वो एडम को कहता है कि तुम इसके रूम में जाओ और निगरानी करो कि ये कहीं भाग ना जाए और इसका ध्यान रखो। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर है, लेकिन मुझे इस लड़के पे फिर भी भरोसा नहीं है, मुझे इसको संभाल के रखना है, वैसा कुछ वो बोलता है। और फिर वो उसको खाने को ऑफ़र करता है तो वो खाती नहीं है। वो उसको अच्छे कपड़े ऑफ़र करता है तो वो पहले सब कुछ उसको नहीं, वो सिर्फ रिजिडिटी में ही रहती है कि मुझे यहाँ से नहीं, मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे बाहर निकालो या मुझे मार डालो, कुछ करो, क्योंकि मेरे जो पावर्स है वो मेरे पावर्स, मैं उसको पावर मानती ही नहीं हूँ, इट्स अ कर्स फॉर मी। फिर वो वार्नर बोलता है कि नहीं तुम अभी नहीं समझोगी ये वो, ठीक है। फिर एडम होता है वो उसको कुछ बताना चाह रहा होता है कि उसको कुछ सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। फिर एक दिन अचानक वो जब अपना कपबोर्ड चेक कर रही होती है अपने कपड़े निकालने के लिए, तो उसको एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़, कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, यानी कि तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुमको धोखा दिया है, तो वैसा नहीं है। फिर एडम उसको बाथरूम में बताता है कि यहाँ पे कैमरा नहीं है, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना कह के वो फटाफट से, क्योंकि वो डर रहा होता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, उसी की तरह वो भी एक सोल्जर ही होता है। तो इतना बोरिंग सा एटमॉस्फियर होता है कि उस लड़की को कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा होता, हमको भी पता नहीं होता क्या कहाँ फंस गई है ये, और हम कहाँ फंस गए, क्यों फंस गए इस स्टोरी में। फिर ऐसा होता रहता है कितने एक वीक तक यही शेड्यूल होता है। और फिर एडम उसके रूम में जाता है। फिर एडम, उस लड़की को कोई भी छू नहीं सकता था, अगर किसी ने उसको छुआ तो वो वहीं के वहीं मर जाता था, लेकिन एडम ने उसको छुआ तो उसको कुछ नहीं हुआ एडम को। एडम ने फिर उन दोनों के अंदर चक्कर शुरू हो गया। वो बाथरूम में जाके फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगे, और फिर इसको पता चला जूलियट को कि एडम को तो कुछ नहीं हो रहा है। वाह, उसको यही चाहिए था कि कोई लड़का, यानी कि किसी ने उसको छुआ ही नहीं, तो आपको कितना डेस्परेशन फील होगा, क्योंकि टच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट टू कैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको किसी के बारे में फीलिंग है, वो आपका भाई, आपकी माँ, आपकी सगी माँ बाप आपको छू ना सके तो कैसा हो। तो उसको कितने सालों तक किसी ने छुआ ही नहीं था, तो एडम ने उसको छुआ तो उसको कैसा लगा होगा ना। तो ऐसा ही उसको लगा था, बहुत अच्छा लगा था उसको, और वो उसके बाहों में खोना चाहती थी, उसके प्यार में, दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए। फिर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वार्नर को धोखा देते हैं, और फिर वो वहाँ से कैसे भी करके भाग निकलते हैं। वो भागते हैं, फिर वो भागने में कामयाब होता है। फिर एडम के पास बहुत ये बहुत ही अपने आप में ढलने लगती है स्टोरी की। ऐसे ही वो एडम अपने घर में लेके जाता है इसको। वहाँ पे एडम का छोटा भाई होता है, वो जो सिर्फ 11 साल का ही होता है, और एडम आई थिंक 22 या 23 ईयर्स का होता, और उसका भाई 11 साल का होता है, जेम्स करके। फिर वहाँ पे ये दोनों एक दिन रहते हैं, तभी एक केंजी करके इसका जो एक एडम का जो एक साथीदार होता है, वो वहाँ पे उसके घर में घुस जाता है, और वो कहता है कि चलो यहाँ से भी भागो, क्योंकि इन लोगों ने तुमको ढूंढ लिया और ये दोनों तुमको मार डालेंगे, तुमको खोज रहे हैं। फिर वो फिर से वहाँ से भी भागते फिर वार्नर होता है, वो जूलियट को पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो, इतनी आसानी से तुम्हें मैं जाने नहीं दूँगा, ये वो। फिर वो सोचती है कि क्या करूँ, कैसे इसके चंगुल से निकलूँ, और उसे फिर ऐसा एहसास होता है कि एडम को किसी ने गोली मारी है। तो उसको ऐसा लगता है कि एडम को मार तो नहीं डाला होगा ना, मैं उसको प्यार, वो मेरा इकलौता प्यार है, मेरे प्यार को किसी ने मार तो नहीं डाला ना। उसकी इतनी डेस्परेशन होती है। वार्नर से पूछती तुमने एडम के साथ क्या किया। वो बोलता है एडम को छोड़ो ना, मुझे देखो, आई एम सो हॉट, आई एम सो गुड फॉर यू, ऐसा कुछ कहता है, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो फिर जूलियट सोचती है कि हाँ, इसके पास गन तो होगी कहीं पे भी,
तो वो गन खोजने की ट्राई करती है और फिर वार्नर को पता लगता है कि ये जब भाग रही थी ना, ये और एडम, तो इसने जूलियट को छुआ तो इसको भी कुछ नहीं हुआ। तो इसको तो पता चल गया है वार्नर को कि मैं जूलियट को छू सकता हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने फिर से उसके साथ, इसीलिए वो इंटीमेट होने लगा। फिर ये भी उसके साथ इंटीमेट इसीलिए हो रही थी ताकि ये गन ढूंढ सके और वार्नर को मार सके। किसी भी तरह उसने गन ढूंढी और वार्नर को फाट करके वो मार के निकल गई फटाफट। फिर वो एडम को ढूंढने लगी। उसको पता नहीं था वो कहाँ जा रही है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है। फिर एक बिल्डिंग में वो जाती है तो उसको वहाँ पे दरवाजे सब बंद होते हैं। उसको ऐसा फीलिंग होता है कि एडम को यहीं पे घसीटते हुए लेकर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो ब्लड के स्टेन्स पड़े हुए थे नीचे। तो ये सोचती है कि इस बिल्डिंग के अंदर कैसे जाओ, बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद है, सभी कुछ है नहीं। तो उसको सूझा कि मेरे पास पावर तो है, तो मैं ट्राई करती हूँ। उसको अंदर से अगर दिमाग में इतना गुस्सा, इतना एंगर, इतना डेस्परेशन हो और वो इतना पावर लगाएगी तो वो कंक्रीट वाला भी दरवाज़ा टूट जाता है। उसके पास इतना पावर होता है। तो फिर वो फटाफट दरवाज़ा तोड़ के फिर सभी जगह वो ढूंढने लगती है। तो उसको एडम मिल जाता है, उसको टंगा हुआ मिलता है वो उसके वृष्ट में। वो बहुत ही ज़्यादा खून से लथपथ होता है, उसको पैर में गोली लगी होती है, उसको किसी ने मारा पीटा, ब्रूजेस पूरे के पूरी बॉडी में होते हैं और खून से सना हुआ होता है। तो वो फटाफट उसको वहाँ से छुड़ाती है, फिर वो भगाती है, फिर कार ढूंढती है कहीं से भी कार, क्योंकि वहाँ पे ना क्या होता है कि कर्फ्यू लगा हुआ होता है, लोगों के घर में से निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर वो क्या कहती है, फाट करके, सॉरी मेरी गुजराती एसेंट आ गई थोड़ी सी, तो वो फाट करके मुक्का मार के गाड़ी के कांच से वो चाबी निकाल के फिर वो सोचती है कि ओके इसी गाड़ी में हम बैठ जाएंगे। फिर वो एडम को लेकर आती है, एडम को बिठाती है और फिर वो बोलती है, एडम मुझे कार चलानी नहीं आती, मैं तो सिर्फ 17 साल की लड़की हूँ, मैं कैसा कार चलाऊँ। तो एडम बोलता है कि मेरी माँ कुछ भी कर, मैं तेरे को सिखाता हूँ, तो कुछ भी करके हमारे घर तक पहुँच जा। और वहाँ से फिर वो जो केंजी है ना वो लेकर जाएगा। और केंजी बोल रहा था कि already I am feeling so sleepy, are you sleepy by listening to this stupid so boring story? No? then आगे सुनो। फिर वो कहता है कि केंजी को लेकर आओ, उसको बोलो जेम्स को भी लेकर आए और हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वार्नर कभी भी हमको ढूंढ लेगा, फिर हमको मार डालेगा। तुझे तो नहीं मारेगा, मुझे पक्का मार डालेगा, और मेरा भाई, इतना छोटा भाई, वो कहाँ जाएगा। और केंजी बोल रहा था कि वो हमें कहीं सेफ जगह पे लेके जाएगा, तो केंजी को ढूंढ के आओ। फिर वो जाती है, भाग के केंजी को ढूंढ के आती है। फिर केंजी ड्राइव करके उन लोगों को कहीं पर ले जाता है। जेम्स जो छोटा बच्चा होता है उसको सुला दिया गया होता है सिडेक्टिव दे के। फिर वो एडम बेहोशी की हालत में, क्योंकि वो इतना इंजर्ड था, तो ऑब्वियसली फिर जूलियट ट्राई करती है कि वो जगा रहे, जिंदा रहे, मर ना जाए। फिर वो एक जगह पे पहुंचता है, वो एकदम डिफरेंट जगह होती है। फिर से वो लोग तीसरी बार कई अलग ही जगह पे आ जाते हैं। वहाँ पर वो देखती कि क्या कहाँ आ गए। फिर वो केंजी से पूछती है, केंजी कुछ जवाब नहीं देता। फिर फटाफट से लोग आते हैं 3-4 और स्ट्रेचर पे बिठा के एडम्स को ले जाते हैं। फिर कुछ घंटे बाद जूलियट को पता लगता है कि वो तो सो गई थी। जो वो उठती है तो बहुत अच्छा वो एकदम क्लीन होती है, उसके शरीर में बहुत साफ़ सफाई, जैसे कि हम नहा के कैसे फ्रेश हो जाते हैं वैसे फ्रेश वो होती है। लेकिन उसने बेडशीट ओढ़ी हुई होती है, उसके अंदर वो बिल्कुल नेकेड होती है, उसने कुछ पहना नहीं होता। फिर वो सोचती कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। एकदम वाइट सा सब कुछ रूम था और बहुत क्लीन रूम था, जैसे हॉस्पिटल का बेड होता है वैसा वाला बेड था। फिर एक आदमी आता है और कहता है कि कैसी हो, कसा काई, मजामा छो, ऐसा पूछता है उसको। सॉरी। फिर वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं हूँ कहाँ पे। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नहीं, अब ये एंड में ही आ रहा है, एंड आ रहा है स्टोरी का। स्टिक विथ मी।
फिर वो सब कुछ कहता है कि तुम कासल से मिलो। कासल करके एक बंदा है यहाँ पे जो ये सब कुछ मैनेज करता है। तो वो फिर वहाँ रूम से बाहर जाते पूछती है एडम कहाँ है, जेम्स कहाँ है, वो दोनों सेफ़ है या नहीं, ये क्या है। फिर वो जो होता है डॉक्टर टाइप का, वो उसको बताता है कि ये देख यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। पूरा का पूरा ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट किया होता है। बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, मैन, विमेन, सब लोग एक यूनिफॉर्म में, एक पैटर्न में, एक रूटीन में चल रहे होते हैं। वो वहाँ पे बहुत सारे रूम में एक आइसोलेटेड एक प्लेस होती है, वहाँ पे वो लोग ऐसे ही जी रहे होते हैं शान से। फिर कासल करके एक बंदा होता है एकदम संत टाइप का, और वो बताता है कि ये री एस्टेब्लिश हमारे जो वो कर रहे थे ना, उसके हम खिलाफ एक मूवमेंट चला रहे हैं। तो यहाँ पे इसी लोगों को रेस्क्यू करके रखा गया है, और तुम्हारे पास स्पेशल पावर है तो हम तुम्हारे पावर का यूज़ करके अच्छे यूज़ में हमको लेंगे और दुनिया को बचाएंगे। जैसे कि दुनिया में ये जो हो रहा है, हम नेचर को बचाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर वो पूछती है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है उससे अभी तो उसको एडम से ही मतलब है। वो पूछती है एडम का क्या हुआ, तो बोलता है कि तुम्हारी तरह यहाँ पे ऐसे इंसान हैं जिसके पास स्पेशल पावर है, तो उसी स्पेशल पावर से बिना किसी मदद के, बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी मशीन के हमने एडम को ठीक किया है, 3 दिन में उसको हील किया है। तो फिर वो सोचने लगती है कि क्यों, मतलब तो वो बोलता है कि हमारी ऐसी स्पेशलाइज्ड, हम ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि उसके पास कोई भी स्पेशल पावर होंगी और वो फिर वर्ल्ड को बचाने में मदद करेंगे। फिर वो एडम को देखती है, एडम बहुत ठीक होता है, वो पूरी तरह कैसे वो हील हो चुका होता है, उसके घाव सब मिट गए होते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं। फिर कासल बोलता है कि तुम भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, तो वो मान जाती है। फिर उसको एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है जैसे सुपरमैन को दिया होता है, एकदम पर्पल कलर का। बस ये पहला भाग वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है अभी। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? आप चाहते हैं मैं दूसरा पार्ट पढूं? और अगर यस तो मैं पढ़ सकती हूँ, अगर आप बोलेंगे तो। मैं इतनी सहनशील तो हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मे बी आपको पहले पार्ट में मज़ा नहीं आया तो आप ट्राई करो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां पार्ट। आप कुछ मज़ा आएगा, थीम अच्छी होगी शायद। तो दैट्स इट, दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ द शटर मी पार्ट 1, and that's the whole review. I will give it 2 stars out of 5. Good night.